नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग सभी छात्र इस टाइम पे अलग ही मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। पहले मन के अंदर उनकी एक बात की शंका है कि अगर 15,000 सीटें हैं तो कितनी सीटें उन्हें फाइट करने के लिए मिलेगी और कितनी तो करप्शन से निकल जाएगी। और उनके लिए लड़ते हुए शिक्षक, पहले सिस्टम से फिर आपस में, साथ में चेयरमैन साहब के बनाए गए एआई इनेबल्ड वर्जन क्वेश्चंस, जिसमें मैथ्स में कुछ भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग में कुछ भी पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में कुछ भी पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछे जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं पूछे गए, जैसे आइडेंटिफाई द क्लॉज, आइडेंटिफाई द फ्रेज, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच और आइडेंटिफाई द मॉडिफायर्स। इसके पहले शिक्षकों ने ये सब चीज़ ऐसी नहीं कि नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई तो है, पर उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई, क्योंकि पिछले 20 सालों में कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो मानसिक तनाव वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रखा है। मैं इस बार बड़ी मेहनत से आप सबको पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आपकी आवाज़ को उठाने की भी कोशिश कर रहा हूँ अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो आज की ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आपका जो मानसिक दबाव है ये नए एआई इनेबल वर्जन क्वेश्चन को लेके वो तनाव थोड़ा हल्का हो जाए। देखो, मैं आपको में से बहुत सारे लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उनको हल्का टीचर लग सकता हूँ, लेकिन जैसे मेरे साथ समय बिताएंगे आपको ये समझ में आएगा कि मैं हल्का टीचर तो नहीं। तो चलो आज एक अलग तरीके का इस वीडियो में जो मानसिक तनाव है उसको कम करते हैं, और आज की इस क्लास में जो वो एआई इनेबल वर्जन क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें क्लॉज, फ्रेज, पार्ट ऑफ स्पीच और मॉडिफायर जैसे टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दरकिनार करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आज सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, कंसेप्ट भी बिल्कुल पुराना है, लेकिन उन पे बनने वाले क्वेश्चन एकदम से नए हैं। कुछ WH वर्ड ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आपको फ्रेज आइडेंटिफाई करना है, और अगर आपको क्लॉज क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ WH वर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे इसमें। एक है हु, दूसरा है व्हाट, तीसरा है होम। इन WH वर्ड्स की मदद से हम पहचानेंगे नाउन, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। इनकी मदद से हम नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज पहचानते हैं। इसके बाद कुछ WH वर्ड्स और हैं जिनकी मदद से कुछ और चीज़ें पहचानेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इन व्हाट कंडीशन, इन विच मैनर, इनसे हम फाइंड आउट करेंगे एडवर्ब और एडवर्ब वाले फ्रेज और एडवर्ब वाले क्लॉज। जब हमको नाउन पहचानना हो या एडवर्ब पहचानना हो तो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हमेशा वर्ब से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? वर्ब से पूछते हैं। अगर हमें एग्जेक्टिव के विषय में जानकारी करनी है या एग्जेक्टिव फ्रेज के विषय में जानकारी करनी है या फिर एग्जेक्टिव क्लॉज के विषय में जानकारी करनी है, एग्जेक्टिव क्लॉज के विषय में जानकारी करनी है, तो डिफरेंट WH वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं नाउन से। ये बातें अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप अपने सारे सवालों का जवाब दे पाओगे। अब इतना समय तो नहीं बचा रह गया कि इसको बहुत डिटेल में 4 घंटे में आपको पढ़ाया जाए, लेकिन 14-15 क्वेश्चन के माध्यम से ये सब निकालना आज की क्लास में मैं सिखा दूंगा आपको। तो जरूरी ये है कि आप सारे के सारे लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा क्लॉज निकालने का। ये पूछा गया है कि रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज। और आपका क्वेश्चन क्या है? ही रिफ्यूज्ड, उसने मना किया। द ऑफर, क्या मना किया? ऑफर को। फिर लिखा है बिकॉज, क्योंकि। ही थॉट, उसने सोचा। दैट इट वुड हार्म हिज रेपुटेशन, कि ये उसके रेपुटेशन को खराब कर देगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ये एग्जेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वर्ड में, फ्रेज में और क्लॉज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक इस तरीके के सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। अगर हम वर्ड की बात करें तो ये एक शब्द होता है,
डिफरेंट लेटर से मिलके एक वर्ड बनता है जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है। इसमें से जैसे रिफ्यूज्ड हो गया, ऑफर हो गया, ही हो गया, बिकॉज हो गया, थॉट हो गया, दैट, इट हो गया, वुड हो गया, हार्म हो गया, जो इंडिविजुअल्स हैं ये सारे के सारे आपके शब्द हैं। अब एक से ज़्यादा जब शब्द को एक साथ रख देते हो, एक से ज़्यादा शब्द को जब एक साथ रख देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये फ्रेज बन जाता है। क्लॉज में कब ये कन्वर्ट होता है, जब एक से ज्यादा शब्द है पर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आ जाए जिसमें आपका एक सब्जेक्ट हो, दूसरा प्रेडिकेट हो, या कम से कम में एक वर्ब हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर कहीं में मिल जाए तो वो अपने आप में क्लॉज होता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे स्टार्ट में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ ही, ये एक आपका सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड आपका वर्ब हो गया। तो मैं कहूँ कि क्या ये एक क्लॉज का हिस्सा हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ये क्लॉज का हिस्सा है। फिर आगे आओगे तो यहाँ पे लिखा ही और थॉट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो क्या एक क्लॉज का सेक्शन है, हाँ ये क्लॉज का सेक्शन है। फिर आगे देखो इट वुड हार्म, ये हार्म करेगा, ये हो गया सब्जेक्ट, वुड हार्म हो गया आपका वर्ब, तो ये तीसरा क्लॉज हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस में देखोगे तो इस पूरे सेंटेंस में 3 क्लॉज है। यहां पे जो पूछा गया है 2 क्लॉज को मिला के पूछा गया है कि ये जो क्लॉज है ये क्लॉज क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, एग्जेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ क्लॉज क्या है, टाइप ऑफ क्लॉज क्या है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में ये चीजें सॉल्व करनी हो कि फ्रेज का टाइप क्या है, क्लॉज का टाइप क्या है, या शब्द का टाइप क्या है, सबसे पहले आप वर्ब पिक करो। तो इसके पहले, क्योंकि इसको पूरा कंबाइंड फॉर्म में बताना है, तो इसके पहले आने वाले वर्ब को ढूंढो। तो इससे पहले आने वाला वर्ब क्या है, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज को बाहर निकालो। रिफ्यूज से सवाल कैसे पूछ सकते हो, व्हाट से सवाल पूछ सकते हो, ध्यान रखना। हु से सवाल पूछ सकते हो, हुम लगा के सवाल पूछ सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले हु लगाऊं तो मैं क्या काम करूंगा, रिफ्यूज के जस्ट पहले हु लगा दूंगा। मैं कहूंगा हु रिफ्यूज्ड, जवाब आएगा आपके पास, जवाब आएगा ही रिफ्यूज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है भैया ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। तो व्हाट और हु का इस्तेमाल करते हो आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, या फिर नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। कब, जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। कहां पे होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। अब व्हाट और हुम का इस्तेमाल करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। इसका जो रिप्लाई आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सिंगल शब्द में आएगा तो नाउन हो जाएगा, और एक से ज्यादा शब्द से आएगा तो नाउन फ्रेज हो सकता है। और अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फिट हो गया उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे चलो तो क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। जैसे मैंने कहूं कि मुझे सब्जेक्ट अगर मिल गया तो मैं इसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करूं, तो मैं सवाल हुम से कर सकता हूं, व्हाट से। तो ही रिफ्यूज्ड मैं कहता हूं व्हाट से कर लिया, ही रिफ्यूज्ड व्हाट, तो आपको जवाब क्या आ जाएगा, आपको जवाब आएगा दी ऑफर। तो आपको यहां पे मिल गया ऑफर, क्या मिल गया, ऑफर। ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आपको सब्जेक्ट में मिल गया, आपको ऑब्जेक्ट में मिल गया। अब अगली चीज देखो, अब इसी वर्ब से दूसरे सवाल कर सकते हो। जैसे मैंने इससे सवाल कर दिया वाई, तो जो वाई का सवाल करते हो या हाउ का सवाल करते हो या इन विच मैनर, इन व्हाट कंडीशन का जो वर्ब से सवाल करते हो, तो जितने भी रिप्लाई आते हैं वो वर्ब के मॉडिफायर आते हैं। वो होते हैं आपके एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज। तो यहां जैसे ही आएगा ही रिफ्यूज्ड वाई, तो आपके ही रिफ्यूज्ड व्हाट, ही रिफ्यूज्ड ऑफर, ही रिफ्यूज्ड वाई, उसने क्यों मना किया, तो क्यों का जवाब आएगा, क्योंकि उसने सोचा कि ये उसकी रेपुटेशन को हार्म करेगा। तो यहां पे हमें वाई का जवाब मिल रहा है। वाई क्या बताता है, वो वाई आपका कारण बताता है। क्या बताता है, वाई कारण बताता है। और अपने आप में जो जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है क्लॉज के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, ये आपके वाई का जवाब हो गया। वाई का जवाब एडवर्ब आता है और ये क्लॉज है, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। अब एडवर्बियल क्लॉज में जब वाई का जवाब देते हो तो एडवर्ब ऑफ रीजन आता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। ये एडवर्ब क्लॉज तो है लेकिन क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, कारण बता रहा है। अगर वेन से पूछते तो वो टाइम बताता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, ठीक है ना। अगर वेन का जवाब आता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, और हाउ का जवाब आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। तो ये आपको एडवर्ब का जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे ये सारी चीजें सिखाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटी सी बात को आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड, नई पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है विद द इंटेंशन, उस इंटेंशन के साथ आप इंप्रूव करने के लिए, क्या इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी इन द डिपार्टमेंट के अंदर।
अब आपको बताना है जो ये विथ द इंटेंशन जो बोल्ड लिखा हुआ है ऑफ इंप्रूविंग इफिशियंसी इन द डिपार्टमेंट, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडवर्बियल है, जिरंड फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो ध्यान से देखना, जो नाउन फ्रेज होता है उसके अंदर ये नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने के लिए सबसे पहले वर्ब पकड़ना पड़ता है। तो चलो वर्ब पकड़ लेते हैं। द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड, तो वॉज इंप्लीमेंटेड आपका वर्ब का सेक्शन हो गया, मैं कहता हूं वॉज इंप्लीमेंटेड हो गया। अब मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इंप्लीमेंटेड, अगर मैं बोलूं व्हाट इंप्लीमेंटेड, तो व्हाट इंप्लीमेंटेड, व्हाट का जवाब आ जाएगा न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, ये आपको सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड व्हाट, द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड हूम, इन दोनों का जवाब सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ध्यान से देखो, इसके बाद आगे आया है प्रीपोजिशन विथ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेके आता है, प्रीपोजिशन अपने बाद खुद का ऑब्जेक्ट लेके आता है। और जब प्रीपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेके आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन के साथ जो फ्रेज जुड़ा हो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ये फ्रेज स्टार्ट हो रहा है विथ प्रीपोजिशन से, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक ही ऑप्शन है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें क्या कह रहा है? फंक्शनिंग एज एडवर्बियल, वो किस तरीके से काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसके लिए आपको फिर से सवाल किससे पूछना पड़ेगा? ये वर्ब है, वर्ब से सवाल पूछना पड़ेगा। द न्यू पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड, द न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंटेड वाई। अगर मैं बोलूं जो इंप्लीमेंट हुआ है क्यों हुआ है, तो आपके पास जवाब आएगा इस इंटेंशन से हुआ है कि डिपार्टमेंट की जो इफिशियंसी है उसको इंप्रूव किया जाए। तो वाई का जवाब मिल रहा है, और वाई का जवाब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब ये एडवर्ब है, और ये फ्रेज कैसा है? प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब ध्यान से देखो एक और चीज कि जिरंड फ्रेज क्या होता है? जिरंड फ्रेज वो फ्रेज होता है जो जिरंड से स्टार्ट हो। इन्फिनिटी फ्रेज वो फ्रेज होता है जो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो। प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होता है जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो। तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये किस तरह काम कर रहा है? ये वाई का जवाब है इंप्लीमेंट का, कि न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, वाई, वाई का जवाब आ रहा है। और जब वर्ब के वाई का जवाब आता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडवर्बियल है ये। अगला जरा देखो, द स्टूडेंट्स ईगर टू प्रूव देयर स्किल्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। जो स्टूडेंट है वो अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत ईगर है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में। आपको बताना ईगर टू प्रूव देयर स्किल क्या है। अब पॉजिटिव फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज फंक्शनिंग एज एडवर्ब है, या पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये ऑप्शन में, इसको काट लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो गया है। यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, आप जवाब दीजिए कि एग्जेक्टिव फ्रेज है, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव फ्रेज है। अब आपको जवाब देना है कि इसका सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि जब भी आपको एग्जेक्टिव फाइंड आउट करना हो, एग्जेक्टिव फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप नाउन से सवाल पूछोगे, नाउन से सवाल पूछोगे। तो लिखा हुआ द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं विच स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं विच स्टूडेंट, तो आपको जवाब मिलेगा वो स्टूडेंट जो ईगर टू प्रूव, ईगर है अपना स्किल प्रूव करने के लिए। तो जब हम नाउन से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब मुझे सेंटेंस के अंदर कुछ मिलता है, वो क्या होता है? वो नाउन का विवरण दे रहा होता है, वही आपका एग्जेक्टिव होता है। अगर एक शब्द है तो एग्जेक्टिव होगा, एक से ज्यादा शब्द है तो एग्जेक्टिव फ्रेज होगा, और उसमें अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट और वर्ब का, तो वो एग्जेक्टिव क्लॉज होगा। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में जरा ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोलूं द स्टूडेंट, फिर मैं कह दूं विच स्टूडेंट, तो आपका जवाब आएगा वो बच्चे जो ईगर है अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल कंपटीशन में। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, यहाँ पे इस वर्ब को रख के अगर ये पूछूं हु पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल लेवल कंपटीशन, तो आप ये कह सकते हो द स्टूडेंट ईगर टू प्रूव देयर स्किल। अब ये अगर मैं पूरा इसको देखूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इस पूरे को मैं कह सकता हूं नाउन फ्रेज, क्योंकि ये आपका जवाब दे रहा है वर्ब का, और ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है और आपके नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा क्या है? नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन इसमें ये पूरा नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखो, अंडरलाइन है वो सिर्फ इतना है कि ये क्या है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं विच स्टूडेंट, तो आप कहोगे वो स्टूडेंट जो ईगर टू प्रूव देयर स्किल है। मतलब नाउन के लिए विच का जवाब है, नाउन के लिए विच का जवाब है। नाउन से जब क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो भी जवाब आता है वो नाउन का मॉडिफायर होता है, और नाउन के मॉडिफायर को क्या बोलते हैं? नाउन के मॉडिफायर को एग्जेक्टिव बोलते हैं, नाउन के मॉडिफायर को हम एग्जेक्टिव बोलते हैं। और अगर एग्जेक्टिव एक शब्द होगा एग्जेक्टिव बोलेंगे, एक से ज्यादा शब्द होगा तो उसको क्या बोल देंगे? एग्जेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। तो ये क्या है आपका? ये एग्जेक्टिव फ्रेज है।
ये पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है। पार्टिसिपल वो फ्रेज होते हैं, पार्टिसिपल भी एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। पार्टिसिपल वो होते हैं जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से या वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ईगर अपने आप में क्या है, ये एग्जेक्टिव है, और ये टू प्रूव देयर स्किल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये आपका एग्जेक्टिव फ्रेज है। समझ में आया? एग्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ और अपने आप में पूरा फ्रेज है। ये एग्जेक्टिव, उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जेक्टिव फ्रेज है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब सवाल आ रहा है इसमें, एक आता है एब्सोल्यूट फ्रेज, एक होता है एपोजिटिव फ्रेज, और एब्सोल्यूट क्लॉज और एपोजिटिव क्लॉज भी होता है। अगर मैं अपोजिटिव फ्रेज की बात करूं तो ये फ्रेज वो होता है जो आपका जो नाउन होता है। अगर यहाँ पे इस फ्रेज की बात कर रहे हैं तो ये नाउन के लिए आता है, और नाउन को क्या करता है, उसका डिटेल देता है, और उसका ऐसा विवरण देता है कि अगर मैं उस नाउन को हटा दूं तो उसके साथ रखे होने के बावजूद भी सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी। अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चन और पिक किया है तो उसमें मैं और अच्छे से समझाता हूँ जब क्लॉज वाला सेक्शन आएगा। तो उसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला है, सी नरेटेड द स्टोरी इन सच ए कन्विंसिंग मैनर दैट एवरीवन बिलीव्ड हर। उसने स्टोरी को इस मैनर में कन्विंस किया है कि सब लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया है। अब आपको बताना है ये जो कन्विंसिंग है, ये कन्विंसिंग है वो क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या जेरेंड है? और वर्ब में भी वर्ब नहीं है, वर्ब मतलब पार्टिसिपल पूछा। पार्टिसिपल अपने आप में एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। तो ध्यान से देखो, हमें कन्विंसिंग ढूंढना है। तो सी नरेटेड, सबसे पहले आपको ध्यान देखना है, सी नरेटेड। सी नरेटेड व्हाट? द स्टोरी। स्टोरी क्या है? फिर ध्यान से देखो, प्रीपोजिशन है, कैसे किया है, इन विच मैनर है, इन सच ए कन्विंसिंग मैनर है। तो ध्यान से देखो, इन है, ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है ना। तो जब ये प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा तो यहां पे ध्यान से पहुंचोगे, ये जो आखिरी शब्द होगा ये आपका नाउन होगा, ये आखिरी शब्द नाउन होगा, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया कन्विंसिंग। अगर मैं पूछूं विच मैनर, अगर मैं पूछ दूं विच मैनर, विच मैनर, तो जवाब आएगा कन्विंसिंग मैनर। आपका क्या आ जाएगा? कन्विंसिंग मैनर। तो अगर आप नाउन से सवाल पूछते हो, जो जवाब आता है वो क्या होता है? आपका एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव होता है। और एग्जेक्टिव के प्लेस पे, एग्जेक्टिव के प्लेस पे अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो वो पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? वो पार्टिसिपल होता है। तो ये वर्ब है और ये पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? एक दूसरा पहचानने का तरीका यह है कि जब भी आप आर्टिकल देखो तो आर्टिकल अपने बाद नाउन लेता है। तो यहां से आर्टिकल ए के बाद कन्विंसिंग मैनर देखो, उसके बाद दैट लगा के अगली क्लॉज जोड़ी गई है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ये क्या हो जाएगा? मतलब ये जो मैनर है ये हो जाएगा नाउन। नाउन और आर्टिकल के बीच में एग्जेक्टिव आता है, तो एग्जेक्टिव में आप सीधे सीधे ऑप्शन बी आप टिक कर सकते थे, गलती यहाँ पे हो सकती थी। लेकिन अगर वर्ब की आईएनजी है और यहाँ पे पार्टिसिपल दिया है ऑलरेडी, अगर पार्टिसिपल दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा। पार्टिसिपल अपने आप में एग्जेक्टिव की तरह ही काम करता है, ये मैनर को मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आई बात? अगला है, द बुक विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स हैज फाइनली बीन इशूड टू ए स्टूडेंट। किताब जो कि लेटी हुई है टेबल पे कई हफ्तों से, ठीक है ना, फाइनली क्या कर दिया गया है? बच्चे को, एक बच्चे को इशू कर दिया गया है। अब ये बताना, विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स जो है ये नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एग्जेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग बुक है, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, या प्रिंसिपल क्लॉज है? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द बुक की, और फिर उसके बाद ये दे भी दिया गया विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स। किताब जो कि कहाँ पे है? जो कि टेबल पे है, हफ्तों भर से पड़ा हुआ। तो ये पूरी जो चीज है वो आई किसके लिए है? वो आई है किताब के लिए। और किताब है क्या? किताब आपका नाउन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। तो आर्टिकल अपने बाद नाउन लेता है, ये नाउन दिया हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा है ये नाउन का मॉडिफायर है। और नाउन का मॉडिफायर क्या होता है? नाउन का मॉडिफायर जो है होता है आपका एग्जेक्टिव, नाउन और इसका मॉडिफायर। तो नाउन का मॉडिफायर क्या होता है? एग्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कि ये क्लॉज पूछ रहा है, तो विच वॉज लाइंग, तो विच अपने आप में यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज लाइंग लिखा है वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्लॉज है। और ये किस तरीके का क्लॉज है? ये है आपका एग्जेक्टिव क्लॉज जो कि बुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगर मैं इसमें से कुछ और चीज सिखाऊं, अगर मैं ये बोलता कि आप इस पूरे सेक्शन को ले लो, आप इस पूरे सेक्शन को ले लो, अब ये बताओ कि ये क्या है, अब ये बताओ अब क्या है। तो आप पता जवाब क्या देते? आप सबसे पहले यहाँ वर्ब लिखा है हैज फाइनली बीन इशूड। अगर मैं पूछूं व्हाट हैज फाइनली बीन इशूड, अगर व्हाट से इस वर्ब से पूछते तो जवाब आ जाता द बुक विच वाज लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स
तो आप ये कहते हैं कि सर ये जो है ना पूरा एज ए होल, ये हो गया नाउन क्लॉज, ये हो गया नाउन क्लॉज जो कि हैज फाइनली का क्या है, सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ हैज फाइनली। समझ में आई बात? तो सवाल, इस सवाल में लेकिन पूछा गया था विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स, तो ये क्या है, ये इसका मॉडिफायर है। और इस पूरे नाउन क्लॉज में देखोगे तो ये नाउन हो गया प्लस ये नाउन मॉडिफायर हो गया, नाउन मॉडिफायर। समझ में आया? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी बच्चे को ये सब समझने में दिक्कत आ रही है और बहुत कमज़ोर बच्चा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने अपना ग्रामर पूरा कर लिया, और ये जो अभी अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो अगले साल की तैयारी कर रहा है तो वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करे, उसमें मैं ये चीज़ें बहुत धीमे धीमे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, खूब कायदे से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगला है डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्रेज, ही वॉज फ्रेज्ड फॉर वॉकिंग डिलीजेंटली डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस। ही वॉज फ्रेज्ड, वो फ्रेज्ड, उसे प्रशंसा, उसकी प्रशंसा की गई है, किस लिए की गई है, फॉर वर्किंग डिलीजेंटली डिस्पाइट सेवरल चेंजेस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो फॉर है ये अंडरलाइन नहीं है, जो अंडरलाइन है वर्किंग डिलीजेंटली डिस्पाइट सेवरल चेंजेस। तो ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें देखो कि फ्रेज, सारे ऑप्शन फ्रेज के ही है, हाँ सारे ऑप्शन फ्रेज के ही है। ये नाउन फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है, या पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ध्यान से देखो, इसमें तो हिंट पे दे दिया है कि ऑप्शन सी होगा। रीजन जानते हो क्यों? जैसे कंफ्यूजन हो सकता था, जो वर्किंग है ये आपका जिरंड की तरह काम कर सकता है, ये आपका पार्टिसिपल का, वर्ब की आईएनजी जिरंड भी काम करता है, वर्ब की आईएनजी पार्टिसिपल भी काम करता है। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जिरंड फ्रेज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है तो पार्टिसिपल या जिरंड में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन अपना अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और प्रीपोजिशन अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो ये जो वाला ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, अपने आप में सही हो जाएगा कि क्या है, ये जिरंड फ्रेज है फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो ये जिरंड फ्रेज हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द मॉडिफायर यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है ना। द वर्कर्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम, देयर फेस बीमिंग विथ सेटिस्फैक्शन। जो वर्कर हैं उन्होंने अपने काम को जो है टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया, अब उनके जो चेहरे हैं वो अलग ही सेटिस्फैक्शन की जगमगाहट में है। अब पूछ रहा है कि देयर फेसेस बीमिंग विथ सेटिस्फैक्शन, ये है क्या, ये फ्रेज है क्या? आपके पास ऑप्शन में है एब्सोल्यूट फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। अगर मैं क्लॉज की बात ध्यान से देखूं तो उसमें देखो देयर फेसेस बीमिंग विथ सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं कि ये क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और उधर वाले में जो बोल्ड लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो आपके पास दो चीजें बची, एक है एब्सोल्यूट फ्रेज, एक है अपोजिटिव फ्रेज। इसको बताऊं उसके पहले एक ऑप्शन, मतलब एक और मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको भी सेंटेंस पढ़ लो। माई फ्रेंड ए टैलेंटेड सिंगर वॉन द कॉम्पिटिशन। मेरा दोस्त जो कि एक टैलेंटेड सिंगर है, वॉन द कॉम्पिटिशन। देखो जो अब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, और उसको हटा देने से सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, द वर्कर्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम, अगर मैं इसको यही फुल स्टॉप लगा दूं, इस आगे आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो खाली एक वैल्यू या एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है सेंटेंस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ध्यान से देखो, ये जो आगे का फ्रेज लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन पूरे सेंटेंस को पास कर रहा है कि द वर्कर्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम। जो वर्कर्स है उन्होंने टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि जो उनके फेसेस है, जो वर्कर्स है, उनके काम कंप्लीट होने की वजह से जो उनके चेहरे वो बीम कर रही है, मतलब जगमगा रही है, किससे, सेटिस्फैक्शन से। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके का फ्रेज जब सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है कि सेंटेंस में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, तो इस तरीके के फ्रेजेस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। तो ये जो हमारा ऑप्शन में आएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक दूसरा होता है अपोजिटिव फ्रेज। ये जो होता है वो क्या होता है, ये सिंगल नाउन को सेंटेंस के अंदर आता है और उसका उसका डिटेल देता है, उसका थोड़ा सा व्याख्यान करता है, और अगर जो आपका नाउन है जिसके विषय में डिटेलिंग करता है, ठीक है ना, अगर उस नाउन को हटा भी देना तो ये उसके सब्जेक्ट की जगह काम कर जाएगा। जरा ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड ए टैलेंटेड सिंगर वॉन द कॉम्पिटिशन। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो टैलेंटेड सिंगर आया है ये माई फ्रेंड के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है, क्या है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है,
तो एक टैलेंटेड सिंगर जो है यहाँ पे क्या है, ये हैपोजिटिव फ्रेज है, और इसको अगर सेंटेंस से आप हटा दोगे, इसको सेंटेंस से आप हटा दोगे तो भी सेंटेंस के विषय में थोड़ी जानकारी कम हो जाएगी, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। माई फ्रेंड वॉन द कॉम्पिटिशन, अगर मैं ये कहता हूँ माई फ्रेंड को हटा दूं, मैं लिख दूं ए टैलेंटेड सिंगर वॉन द कॉम्पिटिशन, तो भी ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। तो ये जो फ्रेज है वो इसको रिप्लेस करने के लिए आता है, या ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है कि अगर हम इसको रिप्लेस भी करें तो भी क्या होता है, वो अपनी मीनिंग में करेक्ट बना रहे, उसका डिटेलिंग करता है, मतलब एक सिंगल नाउन की डिटेलिंग करने के लिए आता है। और ये जो होता है, जो आपका अपोजिटिव फ्रेज होता है, वो सेंटेंस के अंत में लगता है, और ये पूरे सेंटेंस के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, और ये सिंगल नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है। दोनों के बीच में यही फर्क है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, और यहाँ पे ये जो दिया है ना टैलेंटेड सिंगर, ये क्या है आपका, ये आपका अपोजिटिव फ्रेज है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, बट हिज एक्शन डू नॉट ऑलवेज कॉन्फॉर्म टू हिज वर्ड्स, उसका जो एक्शन है लेकिन वो हमेशा उसके अनुरूप नहीं होता। कॉन्फॉर्म होने का मतलब अनुरूप होना। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ बट हिज एक्शन डू नॉट ऑलवेज, देखो डू नॉट के बाद वर्ब आता है, तो ये ऑलवेज है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये जो कॉन्फर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्ब की V1 फॉर्म दी हुई है। अगला है, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस सी हैड बीन अनवेल फॉर द पास्ट 2 days। अब इस पूरे को बताना है। सिंस जब आता है, या तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आता है, या तो ये कारण बताने के लिए आता है। अब यहाँ पे सी हैड दिया हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा सेक्शन जो है ये क्लॉज तो है। अब क्या देखना है इसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज है, नाउन क्लॉज है, एग्जेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। तो सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, अगर मैं बोलूं सी डिड नॉट अटेंड, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं वाई, अगर आपको कॉज जानना हो तो वाई से पूछ लो, कॉज या रीजन एक ही बात है, वाई। उसने मीटिंग क्यों अटेंड नहीं किया, क्योंकि, यहां सेंस का मीनिंग क्योंकि के सेंस में इस्तेमाल किया, क्योंकि सी हैड बीन अनवेल, क्योंकि वो अनवेल थी पिछले 2 हफ्तों से। तो ये क्या हो रहा है, उसने अटेंड क्यों नहीं किया है, ये कारण बता रहा है। तो ये अटेंड आपका वर्ब है, वर्ब का कारण बता रहा है। तो वर्ब से जब वाई से क्वेश्चन पूछते हो, जो जवाब आता है वो क्या आता है, वो एडवर्ब आता है। क्योंकि ये क्लॉज है तो कैसा है, एडवर्बियल क्लॉज है, और क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। अगला क्वेश्चन है, द प्रोपोजल वंस अप्रूव्ड बाय द कमिटी मेंबर्स विल बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर। इसमें आपको बताना है ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शनिंग एज एडवर्बियल है, अपोजिटिव फ्रेज है, या पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज वो फ्रेज होता है जो स्टार्ट होता है वर्ब की आईएनजी से या फिर V3 फॉर्म से। तो अप्रूव्ड बाय द कमेटी मेंबर्स है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। समझ में आया? ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे द प्रपोजल को हटा दोगे, वंस अप्रूव्ड बाय द कमेटी मेंबर्स डालोगे तो मीनिंग सेम नहीं आएगी। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट, अच्छा एब्सोल्यूट फ्रेज और अपोजिटिव फ्रेज की बात करना है, ये अपोजिटिव फ्रेज नहीं होगा। अपोजिटिव फ्रेज होता है सिंगल नाउन को, आप कहोगे कि सर हो सकता है इसको, इसका विवरण देने के लिए आया हो, इसका डिटेल देने के लिए आया हो। डिटेल ऐसी होनी चाहिए कि इसको हटा भी दो ना, मतलब इस वाले सेक्शन को, इस सब्जेक्ट को हटा भी दो ना, तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेकिन इसको अगर हटा दोगे तो मीनिंगफुल ही नहीं होगी। वंस अप्रूव्ड बाय द कमेटी मेंबर्स विल बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर, ये जो व्हाट फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर, इस व्हाट का जवाब तो हट ही जाएगा, तो प्रपोजल का नहीं है। ये प्रपोजल के लिए वेन का है कि वेन द प्रपोजल जो है विल बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर, तो प्रपोजल के वेन का जवाब है कि वंस अप्रूव्ड बाय द कमेटी मेंबर्स। तो ये अपोजिटिव फ्रेज तो नहीं होगा। अब्सोल्यूट जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस के अंत में आके वैल्यू ऐड करता है, तो अब्सोल्यूट फ्रेज भी नहीं होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब बात हो रही है पार्टिसिपल फ्रेज की, क्योंकि ये पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और अगर मैं पार्टिसिपल फ्रेज की बात करूं तो पार्टिसिपल फ्रेज किस लिए आता है, पार्टिसिपल का मतलब एग्जेक्टिव, ये किसके लिए आता है, ये आता है नाउन के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर मैं बोलूं व्हेन द प्रपोजल, अगर मैं प्रपोजल व्हेन से सवाल पूछूं कि प्रपोजल व्हेन कब सबमिट होगा, तो इसका जवाब आएगा व्हेन अप्रूव्ड बाय द कमिटी, जब कमिटी से अप्रूव हो जाएगा। तो नाउन के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउन के विषय में अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी फ्रेज से, तो वो क्या होता है, वो एग्जेक्टिव होता है। तो एग्जेक्टिव फ्रेज हो सकता है या पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, पार्टिसिपल भी एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। और इसको ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो कि एब्सोल्यूट फ्रेज अंत में आता है, अपोजिटिव फ्रेज जो होता है वो डिटेल करता नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, पार्टिसिपल फ्रेज। इसके बाद बात करें, कुछ 4 क्वेश्चन और है जिसमें हम मॉडिफायर जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन छोटा होगा। द टीचर फ्रेज द बॉय फॉर राइटिंग नीटली इन द एग्जाम्स, टीचर्स ने
प्रेज किया लड़के को, किस लिए? राइटिंग नीटली, साफ सुथरा एग्जाम में लिखने के लिए। तो पूछ रहा है कि फॉर राइटिंग नीटली इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है? नाउन मॉडिफायर है, वर्ब मॉडिफायर है, एग्जेक्टिव मॉडिफायर है या एडवर्ब मॉडिफायर है? तो इन सब को जानने के लिए अगर आपको वर्ब मॉडिफायर जानना हो, ठीक है ना, एडवर्ब मॉडिफायर जानना हो, तो आपको हमेशा वर्ब से सवाल पूछना पड़ता है और एडवर्ब का एडवर्ब से सवाल पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा द टीचर फ्रेज्ड, ये फ्रेज्ड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अगर मैं पूछ दूं वाई, इससे सवाल पूछ दूं वाई, तो जवाब आएगा इस वजह से क्योंकि उसने एग्जाम में साफ सुथरा लिखा है। तो ये क्या है? ये वर्ब का मॉडिफायर है, वर्ब के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द मैन वियरिंग ए ब्लू कोट इज माई अंकल। द मैन, मैं पूछ लूं द मैन से हु, तो आपका जवाब आएगा जिन्होंने वियरिंग ए ब्लू कैट, जिन्होंने क्या कर रखा है? पहन रखा है एक ब्लू कोट, कैट नहीं कोट सॉरी, कि जिन्होंने पहन रखा है एक ब्लू कोट, वो मेरे अंकल हैं। तो ये जो वियरिंग ए ब्लू कोट है, ये किसका अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है? ये उस मैन का है, उस नाउन का है। तो नाउन का जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होता है वो नाउन मॉडिफायर होता है। क्या होता है? नाउन मॉडिफायर होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाउन मॉडिफायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, सी स्पोक हाउ, स्पोक से अगर आप हाउ लगा दो तो आप कहोगे विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो जब वर्ब से सवाल पूछते हो, हाउस का, वाई का, व्हेन का, व्हेन का और वेयर का, इन सबके जवाब क्या आते हैं? इन सबके जवाब आपके एडवर्ब आते हैं। और एडवर्ब क्या होता है? ये होता है वर्ब मॉडिफायर, वर्ब मॉडिफायर। ये एग्जैक्ट जो एडवर्ब होता है वो एग्जेक्टिव मॉडिफायर भी होता है, वर्ब मॉडिफायर होता है और एडवर्ब मॉडिफायर भी होता है। लेकिन यहाँ वर्ब से सवाल पूछ रहे हैं, तो वर्ब से सवाल पूछने में जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा? वो एडवर्ब ही आएगा। तो ये इसको क्या बोल सकते हो? एडवर्ब से, वर्ब से सवाल पूछा है तो वर्ब से सवाल पूछने के बाद अगर जवाब आ रहा है तो वर्ब मॉडिफायर है। तो वर्ब मॉडिफायर ऑप्शन नंबर है। ध्यान रखना, वर्ब से सवाल जब हु से पूछते हो, व्हाट से पूछते हो और जब हुम से पूछते हो, हुम से पूछते हो, अगर वर्ब से सवाल इनसे पूछोगे तो जो जवाब आता है वो नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज आता है आपका, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। आज का आखिरी क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल वॉज एडमायर्ड फॉर हर काइंड एंड जेनरस नेचर। हर काइंड एंड जेनरस नेचर, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नेचर लिखा हुआ है, इसके पहले काइंड एंड जेनरस लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं विच नेचर, विच टाइप ऑफ नेचर, तो अब मैं नेचर जो है यहाँ पे नाउन है, नाउन से सवाल पूछ रहा हूँ। नाउन से सवाल पूछने पर जो जवाब मिलता है वो नाउन का मॉडिफायर होता है। तो ये काइंड एंड जेनरस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाउन मॉडिफायर, ऑप्शन डी। ये है क्या? ये नाउन मॉडिफायर है। और वैसे पूछूं ये क्या है, तो ये आपका एग्जेक्टिव है। ये एग्जेक्टिव है, एक से ज्यादा शब्द है तो एग्जेक्टिव फ्रेज है। एग्जेक्टिव फ्रेज जो होता है उसको बोलते हैं नाउन मॉडिफायर। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप सीख पाए होंगे। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा है और उस पर आप बेसिक क्लास चाहते हो कि, और जैसे मान लो नाउन मॉडिफायर पे 10-15 अलग से क्वेश्चन कराए जाए, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के क्लॉजेस पे अगर क्वेश्चन कराया जाए और इससे आपकी बात नहीं बन पा रही और डेप्थ में आप इसका एनालिसिस करना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं 2-4 वीडियो आपके एग्जाम से पहले इस पे और क्रिएट कर सकता हूँ, 20-20, 25-25 मिनट के, अगर ये आपको मदद करे तो। अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और होगा तो सिखाने के लिए वापस आऊँगा।